स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से वीडियो के आगे सामने मौत चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को थैंक यू दोस्तों। जहां पहले बहुमत तक इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे थालापति विजय, दोस्तों वहां पर 140 तक पहुंच रहा है आंकड़ा। बताएंगे कैसे एक बड़ी पार्टी के अंदर हो गई ऐसी फूट की विप जारी करने से पार्टी को लग रहा है जबरदस्त तरीके का डर। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, और इसी के साथ में पूरी पार्टी टूटकर अलग हो जाएगी अगर विजय को समर्थन नहीं करने दिया गया। बताएंगे किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। इसी के साथ में राहुल गांधी ने विजय के साथ में डाला एक ऐसा वीडियो दोस्तों की 1 घंटे के अंदर 12 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया दोस्तों। इसके बाद अचानक से वीडियो को हटा दिया गया। बताएंगे क्या बीजेपी का आईटी डिपार्टमेंट कर रहा है इस तरीके की हरकतें दोस्तों। और इसी के साथ में केरल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री से लेकर सारी बातें हो गई है तय दोस्तों। बताएंगे कौन सा नेता का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के अंदर कहां बीजेपी सरकार आने के बाद 60 से ज्यादा दुकानों को आग लगाकर किया गया जोरदार तरीके का बवाल दोस्तों। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय दक्षिण भारत के सबसे बड़े नेता बनकर उभरेंगे दोस्तों, और आने वाले दिनों के अंदर तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू को शिकस्त देंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एआईएडीएमके को लेकर फूट की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। अपडेट यह है कि थालापति विजय के पास 121 विधायकों का समर्थन है, लेकिन एक सीट है तमिलनाडु के अंदर त्रिपतूर की सीट दोस्तों। यहां पर केवल 1 वोट से डीएमके का मंत्री चुनाव हार गया था और थालापति विजय की पार्टी का व्यक्ति चुनाव जीत गया था, यानी केवल 1 वोट से जीते चुनाव। तो इस पूरे मामले को लेकर मद्रास कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने 1 वोट से जीते शेतुपति को वोट देने से मना कर दिया दोस्तों, यानी विधानसभा के अंदर एक और विधायक कम हो गया है जो वोट नहीं डाल सकता। ऐसे में आज पूरे विधानसभा के सारे विधायक शपथ लेंगे दोस्तों, और आज या कल के अंदर इनको बहुमत साबित करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर ने यानी राज्यपाल ने केवल 3 दिनों का टाइम दिया है। 3 दिनों के अंदर बहुमत साबित करना है। ऐसे में दोस्तों थालापति विजय के पास 121 विधायकों का समर्थन जरूर है, लेकिन एक विधायक कम होने के बाद 120 तक पहुंच गए हैं। और वीसी के पार्टी बोल रही है कि वो गवर्नर को रोकने के लिए यानी राज्यपाल राष्ट्रपति शासन ना लगा दे, इसलिए उनको रोकने के लिए विजय का समर्थन कर रहे हैं, यानी पूरी तरीके से समर्थन के मूड में वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में थालापति विजय के लिए एक मामला वरदान साबित हुआ दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि थालापति विजय की पार्टी वीके को कम से कम 25 से 28 वोट अलग से मिल सकता है, यानी 140 तक आंकड़ा पहुंच सकता है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि थालापति विजय को समर्थन करने के लिए एआईएडीएमके पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की पार्टी के नेता ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि एआईएडीएमके पार्टी के अंदर बगावत हो गई है दोस्तों, और सी शानमुगम के साथ साथ एसपी वेलुमणि ने अपने विधायकों को इकट्ठा करके एक गुप्त बैठक करके 25 से 28 विधायकों से पूछा है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो कम से कम 25 से 28 विधायक है जो खुलकर बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि थालापति विजय यानी जोसेफ विजय का समर्थन किया जाए और उनको मुख्यमंत्री बनने का समर्थन सबको मिलकर करना चाहिए और बल्कि सरकार का हिस्सा बनना चाहिए दोस्तों। ऐसे में ईपीएस यानी पलानीस्वामी को हटाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पलानीस्वामी के पास लगभग 20-22 के आसपास समर्थन है और इतना ही दूसरा गुट बटा हुआ है। तो ऐसे में पार्टी 2 अलग अलग हिस्सों में बट नहीं सकती, क्योंकि कोई भी अगर एक गुट अलग होना चाहता है तो उसको 2/3 लोगों का समर्थन चाहिए और 2/3 किसी के पास नहीं है। तो ऐसे में पार्टी ना टूटे यानी 2 अलग अलग हिस्से ना हो पार्टी के, इसलिए फैसला लिया गया है कि कोई विप जारी नहीं किया जाएगा, यानी विधायकों को यह नहीं बताया जाएगा कि किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना है, क्योंकि अगर विप जारी कर दिया गया तो फिर पार्टी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो पार्टी विप के खिलाफ काम करेंगे दोस्तों। और ऐसे में विप को लेकर ही आपस में विवाद हो सकता था और इसी बात को टालते हुए फैसला लिया गया है कि कोई विप जारी नहीं किया जाएगा, यानी दोस्तों एक तरीके से थालापति विजय के लिए एआईएडीएमके के विधायकों के समर्थन का रास्ता भी पूरी तरीके से खुल गया है। और जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 140 के आसपास विधायकों के समर्थन के साथ में विजय अपनी सरकार को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। और एक बार उनको बहुमत मिल गया तो 6 महीने के बाद ही कोई बहुमत को चैलेंज कर सकता है और इस बीच में कई सारे समझौते हो सकते हैं, क्योंकि जब सरकार बन जाता है तो अपने सहयोगियों को देने के लिए बहुत कुछ होता है और आराम से समझौता हो सकता है। ऐसे में दोस्तों विजय के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही है कि वो बहुमत साबित करे और उसके बाद विधानसभा से मुख्यमंत्री की पूरी पावर लेकर वापस लौटे। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक वीडियो ने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया दोस्तों। इंस्टाग्राम पर एकदम से अचानक राहुल गांधी ने वीडियो डाला और तुरंत वायरल हो गया। दरअसल हुआ ये कि राहुल गांधी ने विजय के साथ में उनके शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो वीडियो बनाया था, जो आपस में एक साथ दिखाई दिए थे, उन सारे वीडियो को शेयर किया गया दोस्तों, यानी मिलाकर एक इंस्टा का रील बनाया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर डालते ही जैसे ही रील वायरल हुआ दोस्तों, यानी केवल 1 घंटे के अंदर 12 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको देख लिया, यानी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने इसको देख लिया दोस्तों। और जैसे ही ये खबर सामने आती है
दोस्तों की वीडियो वायरल हो चुका है। तो उसके बाद थालापति विजय के साथ में राहुल गांधी के इस वीडियो को तुरंत हटा दिया गया। इस पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई दोस्तों, और कांग्रेस ने कहा कि ये डर है जो बीजेपी को लग रहा है थालापति विजय के साथ में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बाद, और ये डर बीजेपी को दक्षिण भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अचानक से वीडियो हटा देना, और खासकर वो वीडियो जो अचानक वायरल हो गया, तगड़ा वायरल हो गया, तो इससे पता चलता है कि ये जो बीजेपी सरकार में आईटी का मंत्रालय चल रहा है दोस्तों, यानी अश्विनी वैष्णव का मंत्रालय है, जिसका काम देश में आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाने का है। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो राहुल गांधी के डर के कारण पूरे के पूरे मंत्रालय काम पर लगे हुए हैं कि जैसे तैसे राहुल गांधी के पोस्टों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, आम लोगों तक राहुल गांधी की बातें ना पहुंचे। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि ये जो नया नियम बनाया गया आईटी एक्ट वाला, क्या उसी के तहत ये किया जा रहा है या फिर कोई ग्लिच है। कुल मिलाकर दोस्तों अचानक से एक ऐसा वीडियो हटा देना जो तुरंत वायरल हुआ था, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ही उठेगा। अगर आप भी मानते हैं कि चाहे ये कुछ भी बोले, हकीकत वो है जो बीजेपी के लोग बोलने से बच रहे हैं, और सबको पता है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है कि आखिर जनजी समाज के लोगों ने एक नए नेता को अपना समर्थन दे दिया। और राहुल गांधी जनजी बोलते रहते हैं, और राहुल गांधी जो बोल रहे थे वो तमिलनाडु में हुआ है, तो इसका मतलब एक नया नेतृत्व उभर कर सामने आया है। तो बीजेपी वालों को डर सता रहा है कि क्या देश के युवा भी तमिलनाडु के अंदर जो करके आए हैं वो देश भर के अंदर करेंगे, और क्या नए नेतृत्व के साथ में अचानक से बड़ा परिवर्तन देश के अंदर होगा। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ दो राज्यों के अंदर चुनाव खत्म होने के बाद से शपथ हो चुका है, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा तमिलनाडु में। 3 राज्य बचे हुए हैं, जिसमें एक पुडुचेरी है दोस्तों, और 2 राज्य केरल, और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता विश्व शर्मा वाला राज्य असम है दोस्तों। ऐसे में हिमंता विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है, बल्कि आज 11 तारीख को वो शपथ लेंगे। केरल की बात करें तो पार्टी लगातार चर्चा कर रही है कि किसको आगे किया जाए। 3 नेताओं के नाम सबसे आगे चल रहे हैं दोस्तों। अब जो मीडिया में अपडेट है उसके अनुसार 3 नेताओं में सबसे आगे नाम किसी का चल रहा है, तो वो वीडी सतीशन का चल रहा है। वीडी सतीशन केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता विपक्ष थे, और पिछले 5 सालों में उन्होंने जबरदस्त काम किया दोस्तों, और पिनरे विजयन को हर तरीके से निशाने पर लिया, और इसका एक बड़ा असर हुआ कि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। ऐसे में यूडीएफ का समर्थन ज्यादातर वीडी सतीशन के साथ में है दोस्तों, और ऐसे में वीडी सतीशन लगभग 32 विधायकों के साथ में सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर केसी वेणुगोपाल है, जिनको 22 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है, और तीसरे नंबर पर रमेश चेन्नीथला है, जिनको 6 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। तो रमेश चेन्नीथला तो इस लड़ाई में नहीं है दोस्तों, केवल 2 लोगों का नाम चल रहा था, एक केसी वेणुगोपाल, दूसरा वीडी सतीशन का। वीडी सतीशन के नाम को लेकर चर्चाएं इसलिए भी बड़ी है क्योंकि स्थानीय नेता है दोस्तों। ऐसे में अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि इन दोनों में से किसका नाम आगे किया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति है जो वरिष्ठ है केसी वेणुगोपाल, दूसरे सतीशन है जो पार्टी कार्यकर्ताओं से ज्यादा जुड़े हुए हैं दोस्तों, और केरल में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो ऐसे में ये तय करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी एक के नाम को आगे किया जाए। ऐसे में सोनिया गांधी पूरे मामले की जिम्मेदारी संभाल रही है, तो इससे लग रहा है कि पार्टी अपने नेता सतीशन के साथ ही जाएगी दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के अंदर खेजूरी क्षेत्र के अंदर भीषण हिंसा और आगजनी की घटना ने राज्य की सियासत में उबाल ला दिया है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि बीजेपी सरकार बनने और भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पोस्ट पर शपथ लेने के साथ ही उपद्रवियों ने 60 से अधिक दुकानों को एक साथ आग लगा दिया दोस्तों। बंगाल के अंदर परिवर्तन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी खुलेआम देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। महुआ मोइत्रा ने कहा कि भाजपा समर्थित उपद्रवियों ने बवाल मचाया, 60 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दिया गया। यहां तक कि हिंदू मुस्लिम दोनों के दोनों दुकान चलाते थे, दोनों की दुकानों को फूंक दिया गया, और क्योंकि ये मुस्लिम इलाका माना जाता है तो यहां पर आगजनी की गई। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और लोकतांत्रिक ढांचे को बिगाड़ने के लिए भाजपा तबाही मचाने की कोशिश कर रही है। बंगाल के हिजली शरीफ के अंदर हुए इस घटना के मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने कई सारे आरोप लगाए दोस्तों, और कई सारे दावे किए हैं जो काफी ज्यादा भयावह है। आपको बता दें कि हिजली शरीफ वो इलाका है जो पूर्वी मेदिनीपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, यानी जहां से शुभेंदु अधिकारी जिस जिले से आते हैं, कई बार सांसद रहे हैं, उस जिले के अंदर ये पूरा बवाल हुआ है। और हिजली शरीफ इलाके के अंदर दरगाह मसनदे आला है दोस्तों, जो हिजली सल्तनत की स्थापना करने वाले हजरत ताज खान मसनदे आला का दरगाह है, और ऐसे में यहाँ पर ये बवाल मचाया गया है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि किसके कहने पर ये सारा किया गया होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन भाजपा के अंतर्गत है और उसके बाद इस तरीके का बवाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रदेश के अंदर खासकर मुख्यमंत्री के इलाके के अंदर ये काम जरूर पुलिस प्रशासन के लोगों के कोताही के कारण हुआ है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ तमिलनाडु की राजनीति में आजकल अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी होगा दोस्तों तो वो रजनीकांत होंगे, क्योंकि रजनीकांत सोच रहे थे कि तमिलनाडु के अंदर वो अपनी सरकार बना पाएंगे, मुख्यमंत्री बन पाएंगे, लेकिन बाद में अचानक से रजनीकांत ने पलटी मार दी दोस्तों। और रजनीकांत के पलटी मारते ही राजनीति में ऐसा लगा कि अब कोई फिल्म से आने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। जयललिता और ऐसे कई सारे लोग पहले भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं दोस्तों, लेकिन अब दावा किया जाता है कि तमिलनाडु के अंदर वैसी राजनीति नहीं चल सकती कि कोई व्यक्ति सिनेमा से आए और आकर चुनाव जीत जाए। और रजनीकांत ने जैसे ही पैर पीछे खींचा और कमर
कमल हसन भी कुछ खास नहीं कर पाए। तो उसके बाद अब जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि रजनीकांत कोशिश कर रहे थे कि थालापति विजय को सरकार बनाने से रोका जाए। दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया तमिलनाडु के अंदर चर्चा के दौरान की रजनीकांत ने डीएमके पार्टी और एडीएमके पार्टी के बीच में आपसी समझौता कराने की कोशिश की और हर तरीके से कोशिश की कि दोनों मिलकर अपनी सरकार बना ले ताकि थालापति विजय अपनी सरकार बनाने से चूक जाए। दरअसल दोस्तों रजनीकांत जिस दिन नतीजा सामने आता है उसी दिन डीएमके के नेता एमके स्टालिन से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। पहले मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि क्योंकि एमके स्टालिन चुनाव हार गए हैं, उनकी पार्टी चुनाव हार गई है, तो इसलिए मुलाकात करने के लिए रजनीकांत पहुंचे हैं। लेकिन अचानक से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तो लोगों के मन में शंका हुआ था दोस्तों, शक हुआ था। लेकिन अगले ही दिन अपडेट ये आती है कि ईवी वेलू से भी मुलाकात करने के लिए यानी एआईएडीएमके के नेता से मुलाकात करने के लिए रजनीकांत पहुंच गए थे। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह मुलाकात इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि हारे हुए नेताओं को वो दुख बांटने के लिए गए थे, इसलिए हो रही थी ताकि थालापति विजय को सरकार में आने से रोका जाए। और आप लोग जानते हैं कि रजनीकांत किसके कहने पर काम करते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं रजनीकांत कोशिश कर रहे थे कि थालापति विजय को रोका जाए, लेकिन वो पूरी तरीके से हो गए फेल। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सिराथू के अंदर अपना दल कमेरावादी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल के खिलाफ लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने और प्रदर्शन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। आरपीएफ ने विधायक और उनके करीब 350 अज्ञात समर्थकों पर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दोस्तों दरअसल शुक्रवार को डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर चार बाग रेलवे स्टेशन को सर्कुलेटिंग एरिया में प्रदर्शन करने के दौरान जो बवाल किया गया था उस पूरे मामले पर यह कार्रवाई की गई है। यानी यूजीसी इक्विटी विनियम 2026 को लागू करने की मांग को लेकर पल्लवी पटेल मैदान में इसलिए कूद रही है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी संस्थानों के अंदर समाज के पिछड़े दलित समाज के लोगों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है दोस्तों। यानी यूजीसी के नियम जो प्रावधान लेकर आए गए थे वो पहले आंकड़ों के आधार पर ही लेकर आए गए थे, यानी शोषण को रोकने के लिए लेकर आए गए थे, लेकिन बीजेपी ने दबाव में उसे वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो पीडीएस समाज के खिलाफ काम कर रही है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी तमिलनाडु से जब वापस लौटते हैं दोस्तों तो उनके द्वारा एक पोस्ट किया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि तमिलनाडु ने इस बात को स्वीकार किया है, तमिलनाडु ने एक नई आवाज को समर्थन दिया है, तमिलनाडु ने एक नया इमेजिनेशन किया है, यानी तमिलनाडु एक नए तमिलनाडु की ओर आगे बढ़ रहा है। युवाओं ने बढ़ चढ़कर तमिलनाडु के भविष्य को बदलने के लिए थालापति विजय को अपना समर्थन दिया है, युवाओं ने यह परिवर्तन किया है। यानी राहुल गांधी भी बता रहे हैं कि थालापति विजय जो मुख्यमंत्री बने हैं ये यूं ही नहीं बने बल्कि युवाओं की वजह से बने हैं। युवाओं ने बढ़ चढ़कर थालापति का सपोर्ट करके तमिलनाडु को एक नए तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है और यह युवाओं के द्वारा दिया गया आदेश है, मैंडेट है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो चर्चा चल रही थी दोस्तों वो चर्चा एकदम सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर अपना कैबिनेट का विस्तार किया गया, यानी बीजेपी ने कई सारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पूछा भी नहीं गया और ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात को लेकर काफी ज्यादा बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ब्रजभूषण कहते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख यानी डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। यानी ये किसके लिए बोल रहे हैं सबको पता है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ये बात वो खुलकर बोल चुके हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर हमारी जरूरत आपको नहीं है तो बता दो। और उसके बाद अब ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा इस तरीके की शेरो शायरी करना दोस्तों बताता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी सरकार से काफी नाराज है दोस्तों। लोगों ने कहा कि माना जा रहा है कि ये पोस्ट योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी नाराजगी के संकेत हैं और चर्चा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे प्रतीक सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दिलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कभी सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन अपने बेटे को राजनीति के अंदर मंत्री बनाकर स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये नहीं हो पाने पर वो भड़क रहे हैं। दरअसल बीजेपी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया दोस्तों और इस विस्तार के बाद आज योगी सरकार के अंदर टोटल 22 मंत्रियों में यानी 22 कैबिनेट मंत्रियों को अगर आप देखेंगे तो 4 ब्राह्मण समाज के हैं, 3 कुर्मी समाज के हैं, 3 भूमिहार समाज के हैं और 2 राजभर समाज के, 2 जाट समाज के, 1 कोयरी, 1 नोनिया, 1 निषाद, 1 जाटव और 1 खत्री, 1 बनिया और किरार 1 है और लोधी समाज का 1 व्यक्ति है दोस्तों। ऐसे में क्षत्रिय समाज जिसे राजपूत समाज कहेंगे उनको कोई भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया है दोस्तों। और साफ तौर पर जातियों के समीकरण के अंदर भी राजपूत समाज के कमजोर प्रतिनिधित्व और दूसरा ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के लोगों को भी भाजपा के द्वारा भाव नहीं देना, ये 2 बड़े कारण है कि अब वो शेरो शायरी कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लेकर बताएगा इनके बारे में। साथ ही साथ
पश्चिम बंगाल के अंदर नई सरकार का गठन हो गया दोस्तों। ऐसे में शनिवार को शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पोस्ट पर शपथ लेने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई और लोग मौजूद थे। लेकिन इस दौरान एक वीडियो जो काफी ज्यादा शेयर किया गया दोस्तों और काफी ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा और वो स्मृति ईरानी से जुड़ा हुआ मामला था, क्योंकि स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखकर 2 बार अभिवादन करती हैं दोस्तों, हाथ जोड़ती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर भाव नहीं देते। इस पर पहले कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा दोस्तों। अखिलेश यादव ने भी कहा कि अच्छी तो ये बात नहीं, नमस्ते का जवाब नहीं, यानी नमस्ते भी किया और जवाब भी नहीं मिला। और हो सकता है कि अखिलेश यादव ये बात योगी आदित्यनाथ के लिए भी बोल रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ में भी ऐसा देखने को मिला था कि नरेंद्र मोदी बाकी सारे नेताओं से कुछ ना कुछ पूछ रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने से ऐसे ही निकल जाते बिना किसी रिस्पॉन्स किए हुए। तो इन दोनों में से कोई एक मामला जरूर है और तंज जरूर कसा है अखिलेश यादव ने दोस्तों। लेकिन दोनों नेताओं का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मान कितना घट चुका है ये बात सबको पता चल रही है। एक और स्मृति ईरानी पहले जो कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी बड़ी बातें और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लेकर हमेशा उल्टा बोलती रहती थी, आज उनकी स्थिति है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग अब भाव नहीं दे रहे हैं दोस्तों। मंच पर भी उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा, उनका अभिवादन भी सही से नहीं किया जा रहा। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर एमके स्टालिन ने थालापति विजय के द्वारा दिए गए बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। थालापति विजय ने बताया कि कई लाख करोड़ का कर्जा हो रखा है तमिलनाडु की सरकार के ऊपर, यानी सरकार चलाने में उनको काफी दिक्कत आ सकती है। 10 लाख करोड़ के आसपास का वो शायद कर्जा बता रहे थे दोस्तों। इस पर एमके स्टालिन ने जवाब देते हुए कहा कि तुरंत ये कहना शुरू नहीं करना चाहिए कि सरकार के पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत है। आवश्यकता होती है जनता तक पहुंचाने की, इच्छा शक्ति की और शासन की क्षमता की। 5 वर्षों में कोविड और बाढ़ जैसी समस्याओं के बावजूद हमने जनता के हित में काम करके दिखाया है। एमके स्टालिन के इन बयानों से स्पष्ट है दोस्तों कि वो थालापति विजय को कई सारे मामलों पर छोड़ने वाले नहीं है। और वैसे भी एमके स्टालिन ने जो विकास दर से तमिलनाडु का विकास किया था दोस्तों, कहीं ना कहीं तमिलनाडु में अब थालापति विजय उस तरीके का विकास कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर तमिलनाडु में थालापति विजय पर जोरदार निशाना साधते हुए एमके स्टालिन दिखाई देंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल भाजपा सरकार आते ही प्रशासन ने इसका असर दिखाना शुरू कर दिया है दोस्तों। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले बीजेपी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के 24 घंटे के भीतर कई सारे अधिकारियों को बदल दिया गया दोस्तों, उनका तबादला कर दिया गया। राज्य के सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय की नौकरशाही संरचना में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी के केंद्रीय कार्यालय से जुड़े हुए, यानी पूर्व कार्यालय से जुड़े हुए 16 नौकरशाहों को बदल डाला दोस्तों। और स्थानांतरित किए गए अधिकारियों में सबसे चर्चित नाम 2014 बैच आईएएस अधिकारी शांतनु मुखोपाध्याय है। ये पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं दोस्तों। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस से संबंधित पश्चिम बंगाल सरकार के कई सारे अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। सरकारी कर्मचारी संघ के सर्वोपरि नेता और केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत प्रताप नाईक का भी तबादला दार्जिलिंग जिले के बिजनबारी स्थित पाल बाजार ब्लॉक के अंदर कर दिया गया दोस्तों। और 46 अधिकारियों का अस्थायी रूप से राज्य के अंदर तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर अब यह पूरा प्रशासनिक तंत्र को इधर से उधर करने का काम भी शुरू हो चुका है, जो अमूमन एक नई सरकार बनने के बाद होता है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की वो तस्वीर लोग साझा करते हुए कह रहे हैं कि ये भाजपा के नेता अपना मौका देकर बीजेपी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी में जाकर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने लगे। और बड़ी बात यह है कि ये मौका परस्त व्यक्ति हैं, क्योंकि दोस्तों जब ये ममता बनर्जी की सरकार में थे, यानी ममता बनर्जी के साथ में काम किया करते थे, तब ये नमाज पढ़ा करते थे और कई सारे मुस्लिम कार्यक्रमों में दिखाई देते थे दोस्तों, टोपी भी पहना करते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में आए तब से ये आरएसएस में जाने लगे। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर आज तक के नेताओं के सबसे कट्टर बयानों में से ये बयान देना शुरू कर रहे हैं, यानी अपने आप को बीजेपी का नेता बताने के लिए मुस्लिम समाज के प्रति सबसे ज्यादा घृणा ये लोग फैलाते हैं दोस्तों। खासकर वे लोग जो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। बीजेपी के नेताओं को तो ट्रेनिंग है ही पहले से, लेकिन जो दूसरे पार्टी से आते हैं दोस्तों, उनको क्योंकि बीजेपी में जगह बनानी है तो वो और ज्यादा कट्टर बन जाते हैं। और यही बड़ा कारण है कि अब शुभेंदु अधिकारी की पुरानी तस्वीरें भी लोगों ने साझा करनी शुरू कर दी और कहा है कि ये मौका परस्त लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी ये चकमा देकर बीजेपी में बड़े पोस्ट पर पहुंच गए हैं। ऐसे ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है दोस्तों। साथ ही साथ अशोक हरात वाले मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले ने बड़ा दावा किया है दोस्तों। महाराष्ट्र में अशोक हरात का मामला अब केवल एक ढोंगी बाबा के अपराधों तक सीमित मामला नहीं रहा है, बल्कि इसे सत्ता के शीर्ष तक अपनी जड़ें फैलाने तक माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य के मंत्रिमंडल के 4 लोग ऐसे हैं जो हरात के काले कारनामों के संरक्षक हैं और उन्होंने चेतावनी दी कि इन सारे मंत्रियों को पोस्ट से नहीं हटाया गया तो हम लोग इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग एक एक करके सबूत जारी करेंगे, मुख्यमंत्री को पत्र देंगे और सबूत के साथ बताएंगे कि ये सारे के सारे लोग हरास से जुड़े हुए थे। वैसे भी दोस्तों सबको पता है कि मुख्यमंत्री को भी ये बात तो पता होगी, जब विपक्ष के नेता को पता है, सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश ये किया जा रहा है कि मामले को जैसे जैसे दबा दिया जाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
थालापति विजय की सरकार बनने के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक नए तरीके के गठबंधन के साथ मैदान में कूदेगी दोस्तों, क्योंकि पार्टी की नेत्री वाईएस शर्मिला की ओर से पोस्ट करते हुए थालापति विजय का स्वागत किया गया राजनीति में। उसके बाद अब सरकार बनने के बाद भी उनका स्वागत उन्होंने किया है और उम्मीद जताया है कि तमिलनाडु के अंदर जबरदस्त तरीके का विकास होगा। ऐसे में आंध्र प्रदेश के अंदर ये जिम्मेदारी अब वाईएस शर्मिला की है कि वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए दोस्तों। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ पूरा माहौल धीरे धीरे करके आंध्र प्रदेश के अंदर बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि थालापति विजय का भी पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को होगा और सब ये कोशिश कर रहे हैं कि और चंद्रबाबू नायडू को सरकार से हटाया जाए दोस्तों। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने कांग्रेस पार्टी बड़ी चुनौती पेश करने वाली आने वाले दिनों के अंदर, और इसीलिए थालापति विजय के साथ मुख्यमंत्री के साथ में खड़ा होना जरूरी था। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार को लेकर चर्चा ये चल रही है कि क्या बिहार के अंदर जो जनता दल यूनाइटेड के 2 लोग उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, क्या वो वाकई अभी भी उप मुख्यमंत्री है या केवल नाम की बातें हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो लिस्ट जारी किया गया उसमें सम्राट चौधरी के आगे मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, जबकि जनता दल यूनाइटेड के दोनों नेता विजय कुमार चौधरी और बृजेंद्र प्रसाद यादव के सामने उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा, जो अमूमन पहले लिखा हुआ करता था। और अभी अचानक से जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्या ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो खींचतान चल रही है वो धीरे धीरे करके उजागर होती हुई और ज्यादा नजर आने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत